वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू और इसका थर्ड पार्ट है लेक्चर में। और स्पेशली इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटा एनालिसिस के बारे में। हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे थे, उसमें से एक दो स्लाइड बच गया था, राइट? तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। There are now a range of different approaches to data synthesis in systematic reviews, and it is important that reviewers take into account the topic, purpose, and the question of the review, the type of primary research, evidence analysis, and the methodological background and preference of reviews when making decisions about the most appropriate choice for a particular review. What it says, पहला बोल रहे हैं कि there are a range of different approaches हैं कि डेटा को कैसे सिंथेसाइज किया जाए। जो भी इंफॉर्मेशन जो आता है, तो सिस्टमेटिक रिव्यू में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक रिव्यू में हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, जिसका हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं, और उससे रिलेटेड वो आंसर जिन जिन आर्टिकल्स में मिल सकता है, उन आर्टिकल को हमने रीड किया, वहाँ का डेटा एक्सट्रैक्ट किया, और उस डेटा को हमें सिंथेसाइज करना है, और वो सिंथेसाइज करके फिर हमें कोई ना कोई डिसीजंस लेना है, राइट? तो डेटा सिंथेसिस करने के भी डिफरेंट अप्रोचेज हैं। कई तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं हम लोग डेटा को। इसलिए बोल रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिव्यूअर्स जो हैं टेक इनटू अकाउंट क्या चीज है, तो टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, उसका पर्पस और क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू क्या है, लाइक पर्पस ऑफ रिव्यू क्या है और किस क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर रहे हैं, टाइप ऑफ प्राइमरी रिसर्च एविडेंस अवेलेबल, तो रिसर्च एविडेंस जो भी हमें मिला, जो भी अवेलेबल है हमारे पास वो, एंड द मेथोडोलॉजिकल बैकग्राउंड, कौन सा मेथड यूज किया है, एंड प्रेफरेंसेस ऑफ रिव्यूअर्स, उनका क्या है, व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा एक पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर रिव्यू। मतलब जब भी हम कोई भी एक सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एक डिसीजंस लेना पड़ेगा ना, कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है या मेथोडोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम डेटा सिंथेसिस करें, करेक्ट? तो उसको सेलेक्ट करने के लिए, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करने के लिए हमें ये क्वेश्चंस देखने होते हैं। क्या क्वेश्चंस देखने होते हैं? देखने होते हैं ये चीज कि कौन सा टॉपिक है रिव्यू का, उसका पर्पस, रिव्यू का पर्पस क्या है, क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर रहे थे, प्राइमरी रिसर्च जो किया उससे जो आंसर मिला, एविडेंस जो मिले हैं वो क्या है, मेथोडोलॉजिकल बैकग्राउंड है, या प्रेफरेंस ऑफ द रिव्यूअर, उसका क्या, अपने रिव्यूअर का क्या प्रेफरेंस है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए तब जाके मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस जो होता है एक पर्टिकुलर रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू करने का, वो डिसाइड किया जाता है। मतलब डिसीजन इज बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। इन द फॉलोइंग टू सेक्शंस, राइट, टू मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्टरनेटिव्स आर डिस्कस। तो आगे के सेक्शंस में दो तरीके हैं अल्टरनेटिव, कि कौन सा जो है सिंथेसिस करना चाहिए, किस तरह से सिंथेसिस करना चाहिए, उसके जो है वो दो अल्टरनेटिव जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टू मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्टरनेटिव्स आर डिस्कस, राइट? बट एज Bose et al. Demonstrate, drawing on 5 examples of review from a variety of field, there are many ways of combining and or varying these. मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि दो तरीके तो हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड, लेकिन बोला कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने 5 एग्जाम्पल्स लिया रिव्यू का,
फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द फील्ड लेकर के ये बताया कि इन दोनों को कई तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। जब हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो जब डेटा लेकर के कोई ड्रॉ कर रहे हैं हर मतलब आर्टिकल से जो सिंथेसिस इंफॉर्मेशन को जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, इन्हीं दो के कॉम्बिनेशंस को कई तरीके से यूज करा जा सकता है। यानी दो कॉम्बिनेशन यूज करके मोर देन 2 डिफरेंट मेथड से हम सिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये 2 मेथड्स में पहला आता है मेटा एनालिसिस। The various organization mentioned above focus on different types of reviews, correct? अब है क्वेश्चन की मेटा एनालिसिस क्या है, राइट? तो वहां पे various organizations mentioned above focus on different types of review. For example, as already explained, the Cochrane collaboration क्या करती है? Investigates health care and health policy intervention, right? And assesses their benefits and drawback. They also conduct reviews of diagnostic test for disease. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला कि डिफरेंट टाइप का रिव्यू जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोग डिफरेंट टाइप के रिव्यू पे फोकस करते हैं कि इस तरह का रिव्यू करो, मतलब उस रिव्यू में डेटा सिंथेसिस जो होगा वो इस पर्टिकुलर तरीके से होगा, राइट। उसमें एग्जाम्पल वही बता रहा है कि कोक्रेन कोलैबोरेशन जो है वो क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है हेल्थ केयर और हेल्थ पॉलिसी इंटरवेंशंस के बारे में और असेस करती है उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक को। दे ऑल्सो कंडक्ट रिव्यू ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिजीज। किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो डिजीज के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में भी वो रिव्यू कंडक्ट करती है, उसके भी रिव्यू आर्टिकल्स मतलब सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोवाइड करती है। द रिव्यूज आर यूजुअली क्वांटिटेटिव। इनके रिव्यू कोक्रेन्स के जो होते हैं वो यूजुअली क्वांटिटेटिव होते हैं एंड ऑफन बेस्ड ऑन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पे बेस्ड होते हैं। द सिंथेसिस ऑफ डेटा फ्रॉम सच स्टडीज जो है इट इन्वॉल्व्स मेटा एनालिसिस। ठीक है, तो एक सिंथेसिस का तरीका आपको पता चला क्या है? मेटा एनालिसिस, राइट। और मेटा एनालिसिस क्या है? मेटा एनालिसिस इज ए टेक्निक दैट कंबाइंस द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ सिमिलरली कंडक्टेड इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन टू रीच एन ओवरऑल रिजल्ट। मतलब ये क्या है? ये एक टेक्निक है जो क्या करती है, क्या कंबाइन करती है? इट कंबाइंस द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो आया है फ्रॉम ए नंबर ऑफ सिमिलरली कंडक्टेड इंडिविजुअल स्टडी इन्वेस्टिगेशंस। मतलब मान लो कि 5 लोगों ने सिमिलर टाइप की स्टडी कंडक्ट करी है, सिमिलर टाइप है, राइट। उसका स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को वो कंबाइन करता है मेटा एनालिसिस टू रीच आउट ओवरऑल रिजल्ट। यदि 5 लोगों का डेटा यदि एक साथ पुल कर दिया होता तो ये 5 स्टडी का एक कॉमन रिजल्ट क्या आता, ओवरऑल रिजल्ट क्या आता, वो बताती है मेटा एनालिसिस में। इट्स ओके। द एनालिसिस assesses the outcome measures or effect of an intervention by combining statistics from comparable studies। तो ये 2 चीज को एसेस करती है मेटा एनालिसिस का, एक तो आउटकम मेजर को या इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन का, मतलब इस इंटरवेंशन का इफेक्ट क्या हुआ। बाय कंबाइनिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कंपेरेबल स्टडीज, जो भी कंपेरेबल स्टडीज थी उसके स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करके आउटकम मेजर को असेस करती है या इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को। इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन एंड साइज ऑफ द इफेक्ट। क्या डिटरमिन करती है? कि डायरेक्शन एंड साइज ऑफ द इफेक्ट एंड वेदर इट इज कंसिस्टेंट और डिफरेंट अक्रॉस द स्टडीज। तो 2 चीजें, एक तो डायरेक्शंस बताती है और साइज ऑफ द इफेक्ट। साइज ऑफ द इफेक्ट मतलब कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ और डायरेक्शंस निगेटिव था कि पॉजिटिव था, राइट। सो डायरेक्शंस भी बताती है और साइज ऑफ द इफेक्ट पर बताते हैं
एंड वेदर इट इज कंसिस्टेंट है अमॉन्ग्स द स्टडी। जैसे मान लो कि 5 स्टडी हुई तो पांचों में डायरेक्शन सेम ही था, या साइज ऑफ इफेक्ट सेम ही था, लगभग सेम था, या डिफरेंट था अक्रॉस द स्टडीज। मतलब एक स्टडी में किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा, इस टाइप का वेरिएशंस कितना था। ओके, उसको एस्टिमेट करते हैं। फाइन, आगे चलो। This synthesis gives more strength to the assessment of the effectiveness of an intervention. Right? ये synthesis क्या देती है? This synthesis gives more strength to the assessment of effectiveness of an intervention because it is a combined result from a number of different investigation and thus gives a more precise measure. मतलब इस टाइप की स्टडी जो मेटा एनालिसिस जो है के तरीके से जो सिंथेसिस करते हैं, उसके रिजल्ट को, असेसमेंट को ज्यादा वेट दिया जाता है कि वो ज्यादा बढ़िया है। इट इज मोर स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो भी इफेक्टिवनेस यहाँ से जो मेजर होकर के आता है, उसको ज्यादा वैल्यू किया जाता है। इसलिए क्योंकि ये कंबाइंड रिजल्ट है डिफरेंट स्टडीज का, एंड इसलिए इसको ये भी माना जाता है कि thus it gives a more precise measure. So मेटा एनालिसिस का जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको more precise बोला जाएगा। Now it says it is beyond the scope of this book to consider the detailed statistical analysis that can take place in various types of meta analysis. तो ये क्या है? ये इसमें डिस्कस नहीं करेगा। We were not going to discuss कि कौन कौन से डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं जो मेटा एनालिसिस में यूज होते हैं। बट फिर भी हाउएवर मोर डिटेल्स आर अवेलेबल इन कोक्रेन हैंडबुक फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ इंटरवेंशन। एक कोक्रेन का एक बुक है, हैंडबुक ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ इंटरवेंशन। ये इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, राइट? एंड the further reading is listed at the end of the chapter. Okay. Nevertheless, some general principles involved in meta-analysis process are outlined briefly below. इसमें क्या कर रहा है अर्थात जो है कि वो मेटा एनालिसिस से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल जो है उसको अब डिस्कस करने वाले हैं, कि ताकि किसी को भी मोटा मोटी ये जानकारी हो जाए कि मेटा एनालिसिस होता क्या है। मे नॉट बी डिटेल्ड, बट एक ओवरऑल उसको एक जनरल आइडिया हो जाएगा मेटा एनालिसिस के बारे में। सो मेटा एनालिसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द स्टडीज कंबाइंड इन रिव्यू हैव एड्रेस्ड द सेम और कंपेरेबल क्वेश्चंस। देखो कहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है मेटा एनालिसिस? तब जबकि जो स्टडीज जो कंबाइन कर रहे हैं रिव्यू में, वो स्टडीज जो है वो क्या एड्रेस किया? एड्रेस द सेम और कंपेरेबल क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो एड्रेस किया है वो या तो सेम क्वेश्चन है या वो क्वेश्चन जो है वो कंपेरेबल है। हैव हैड ए सिमिलर डिजाइन एंड इंटरवेंशन, और उस स्टडी का डिजाइन भी और इंटरवेंशन दोनों भी सिमिलर हैं। तो पहला क्वेश्चन सिमिलर, दूसरा डिजाइन और इंटरवेंशन सिमिलर, have measured the same outcome। आउटकम भी जो मेजर किया स्टडी में वो भी सेम ही आउटकम मेजर किया है उन्होंने, एंड हैव यूज्ड कंपेरेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी, जो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी जो यूज किया है वो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक कंपेरेबल है। तो उस केस में मेटा एनालिसिस जो होता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है यदि ये कंडीशन मीट कर रहा है तो। नाउ और इस टाइप की स्टडी जो होती है, जो ये सारे मैचिंग होंगे, मतलब कि सिमिलर और कंपेरेबल क्वेश्चंस हैं, स्टडी का डिजाइन और इंटरवेंशन सिमिलर है, आउटकम सेम आउटकम मेजर हुआ, राइट, और जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो यूज हुई कंपेयर करने के लिए वो भी कंपेरेबल है। तो उस टाइप की स्टडीज जो होती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस स्टडीज। ठीक है, दैट इज द स्टडीज आर होमोजीनियस। ठीक है, ओके।
if any one of these aspects of the studies are too dissimilar, right, and diverse, यदि वो मैच नहीं करता, बिल्कुल डिसिमिलर है, डाइवर्स है, मेटा एनालिसिस मे नॉट बी सुटेबल उस केस में, और इट शुड बी एनालाइज्ड यूजिंग ए रैंडम इफेक्ट मॉडल इन एन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल पैकेज। अब देखो, यदि मान लो कि स्टडी जो है वो सिमिलर नहीं है, राइट, डिसिमिलर है और डाइवर्स है, तो उस केस में मेटा एनालिसिस जो होगा वो सुटेबल नहीं होगा, और यदि यूज करना ही है तो उसको रैंडम इफेक्ट मॉडल यूज करके एनालिसिस करना चाहिए। और रैंडम इफेक्ट मॉडल जो होगा वो उसके लिए कोई भी स्टैटिस्टिकल पैकेज हो सकता है जिसमें ये मॉडल अवेलेबल हो मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने का, तो उस पैकेज को यूज किया जा सकता है। होमोजीनियस स्टडीज कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, ठीक है, जो होमोजीनियस स्टडी जो थी उसको फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल से एनालिसिस करते हैं, और टू कैलकुलेट मीन आउटकम मेजर्स, मतलब जो आउटकम मेजर जो था वो एक स्टडी का तो है नहीं, तो कई स्टडी हैं, तो उनका मीन आउटकम मेजर क्या है वो कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज आउटकम मॉडल या मीन आउटकम मॉडल आउटकम मेजर। From all the data using a statistical package such as RevMan, the Cochrane Collaboration Review Manager, ये भी इसको रिव्यू करता है, ये भी पैकेज है जो मीन आउटकम मेजर कैलकुलेट कर सकता है यूजिंग फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स। This measure can be assumed to be attributable to the intervention and can be used to produce pooled effect estimate of the intervention। अब ये जो मेजर, जो मीन आउटकम मेजर जो है आपका, मीन आउटकम मेजर कैन बी एस्यूम्ड, राइट, क्या, टू बी एट्रीब्यूटेबल टू द इंटरवेंशन, मतलब वो इंटरवेंशन के चलते जो भी ये आउटकम मेजर आ रहा है ऐसा एस्यूम किया जा सकता है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पूल्ड इफेक्ट एस्टीमेट, मतलब डेटा पूल कर लिया तो पूल्ड इफेक्ट एस्टीमेट है ऑफ द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का पूल्ड इफेक्ट एस्टीमेट कितना है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। डिफरेंट स्टडीज मे हैव डिफरेंट वेटिंग्स। अब देखो 5 या 10 आपने स्टडी ली, तो क्या हम हर स्टडी को इक्वल ही इंपॉर्टेंस देंगे? ऐसा नहीं। डिफरेंट स्टडीज मे हैव डिफरेंट वेटिंग्स, सबको अलग अलग वेटिंग दिया जा सकता है इन द मेटा एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल ट्रायल्स कैरिड आउट। वो वेटिंग किस पे दिए जाते हैं कि वेटिंग जो असाइन किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल ट्रायल, मतलब जो ट्रायल जो लिया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था या किस टाइप का ट्रायल था, उस टाइप ऑफ ट्रायल्स के बेसिस पे उसकी वेटिंग दी जाती है कि कितना उसको हम वैल्यू दें किसी एक पर्टिकुलर स्टडी को, राइट, और तब जाकर के मेटा एनालिसिस परफॉर्म होता है, ओके। डिसीजन ऑन वेटिंग, कितना वेटिंग देना है, डिसीजन ऑन वेटिंग ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज इन्वॉल्व इवेल्युएटिव जजमेंट। वो जजमेंट मतलब इवेल्युएट करना, तो जज करना पड़ता है कि भाई किसको हम ज्यादा दें, उसके ऊपर बेस्ड ऑन किस फैक्टर पे जज करना है, बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोगों ने स्टडी में पार्टिसिपेंट्स लिया, और द प्रिसाइज नेचर ऑफ द आउटकम मेजर। या तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे ये जजमेंट होता है, या प्रिसाइज नेचर ऑफ आउटकम मेजर्स, मतलब आउटकम जो मेजर किया उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे जो है डिसीजन लिया जाता है कि किसको कितना वेटिंग देना है, ठीक है। आगे चलो। इन सम फील्ड देयर मे बी एन एस्टेब्लिश्ड स्केल फॉर मेजरिंग द वेट। कुछ ऐसे भी फील्ड होंगे जहां पे एस्टेब्लिश्ड स्केल है कि कैसे वेट मेजर करना है, दैट इंडिविजुअल स्टडीज शुड हैव इन ए मेटा एनालिसिस, ऐसा है। हाउएवर फॉर
review in other areas, right? These scales may need to be established on a review by review basis. बताइए आर्टिकल के बेसिस पे हमें स्केल एस्टेब्लिश करना पड़ता है, राइट, टू टेक इनटू अकाउंट द पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो ये वो इसको अकाउंट में रखते हुए कि पर्टिकुलर रेंज ऑफ द स्टडीज इज इंक्लूडेड इन ए पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, उसके बेसिस पे जो है वेटिंग डिसाइड एस्टेब्लिश करनी होती है। द इंटरनल वैलिडिटी जो है ऑफ मेटा एनालिसिस इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ए रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट। अब जो है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ मेटा एनालिसिस की इंटरनल वैलिडिटी कितनी है, राइट, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू ए रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट के, मतलब बायस कितना है उसको असेस करके, इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट। This is required to show that the conclusions drawn from a study are trustworthy with regard to the intervention being studied and the research question posed in the review protocol has indeed been answered। ये इसलिए करना जरूरी होता है रिस्क ऑफ बायस कि ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि जो कंक्लूजन जो ड्रॉ किया हमने वो ट्रस्टवर्दी है। अबाउट किसके कि रिगार्ड विथ रिगार्ड टू द इंटरवेंशन बीइंग स्टडी, जो इंटरवेंशन की हम स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट है वो ट्रस्टवर्दी है, जो रिसर्च क्वेश्चन जो पूछ किया है वो आंसर जो है वो उससे जो आंसर उभर के आ रहा है वो ट्रस्टवर्दी है, इसलिए रिस्क ऑफ बायस असेस करना जरूरी होता है। ओके, द कोक्रेन हैंडबुक जो है इट इंक्लूड्स ए टेबल ऑफ असेसिंग बायस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरी। वो क्या है, कोक्रेन हैंडबुक जो है वो उसमें इसको असेस कैसे करना है उसके लिए एक टेबल दिया गया है, राइट, इट इंक्लूड्स ए टेबल ऑफ असेसिंग बायस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरी। कितने तरह की कैटेगरीज हैं रिस्क ऑफ बायस में? सिलेक्शन बायस हो सकता है, परफॉर्मेंस बायस, डिटेक्शन बायस, अटेंशन बायस एंड रिपोर्टिंग बायस। इतने तरह के बायस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अब रिपोर्टिंग कर रहे, अब किसने रिपोर्ट किया, कोई स्कैन हो, उसके ऊपर भी वो गलत और सही हो सकता, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कितना कॉन्फिडेंस था, राइट। इस तरह से अलग अलग बायस जो है, सिलेक्शन बायस है, कोई स्टडी को यदि आपने ये लिया सेलेक्ट किया तो वहां पर भी बायसिंग हो सकती है कि आपने जानबूझ करके जिसकी स्टडी जानते थे उसको सेलेक्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट स्टडी छूट गई, राइट। सो एवरीवेयर देयर इज ए बायस अवेलेबल। उसमें जो है सिलेक्शन बायस देखना है, परफॉर्मेंस बायस देखना है, डिटेक्शन बायस, अटेंशन बायस एंड रिपोर्टिंग बायस। अंडर दीज हेडिंग्स द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी कंसीडर्ड। और ईच सेक्शन में जैसे मान लो सिलेक्शन बायस हो या परफॉर्मेंस बायस हो या डिटेक्शन बायस, अटेंशन बायस, एट्रिएशन बायस है, सॉरी बार बार मैं अटेंशन बायस पढ़ रहा हूं, आई एम सॉरी, एट्रिएशन बायस एंड रिपोर्टिंग बायस के बारे में, राइट। इसके लिए हर के साथ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए, एड्रेस करने चाहिए। क्या है पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इज द एलोकेशन टू द ट्रीटमेंट ग्रुप रैंडम था या ब्लाइंड था, राइट। टू व्हाट एक्सटेंट आर पार्टिसिपेंट्स एंड रिसर्चर ब्लाइंड टू द इंटरवेंशन, वो थे कि नहीं थे, दैट हैज बीन अप्लाइड, करेक्ट। टू व्हाट एक्सटेंट आर दोज मेजरिंग आउटकम जो था वो ब्लाइंड टू विच इंटरवेंशन हैज बीन अप्लाइड। टू व्हाट एक्सटेंट आर एट्रिएशन रिपोर्टेड एंड अकाउंटेड, हैव आउटकम बीन रिपोर्टेड सेलेक्टिवली एंड इफ सो अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो ये सबके साथ आपको एक एक क्वेश्चन, सिलेक्शन बायस में आ गया कि ट्रीटमेंट ग्रुप में रैंडम था या नहीं था, परफॉर्मेंस बायस में ये आ जाएगा, लाइक ऐसे करके, राइट। ये क्वेश्चंस पूछने हैं, वहां से जाकर के बायस का वैल्यू जो है वो पता चलेगा, उसके लिए असाइनमेंट करना है। स्टडीज कैन बी रेटेड अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन, राइट। हर क्वेश्चन के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि उसकी क्या रेटिंग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन आरसीटी
रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडीज में देयर इज डिम टू बी लेस लाइकलीहुड ऑफ बायस, उस केस में बायसिंग नहीं होगी क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। इफ एलोकेशन टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप इज रैंडम एंड ब्लाइंड, रैंडम भी है और ब्लाइंड है, तो उस केस में सिलेक्शंस बायस की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, राइट। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज ए प्रोसेस which assesses the robustness of overall result of the meta-analysis. सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या करता है? इट इज ए प्रोसेस जो असेस करता है क्या रोबोस्टनेस ऑफ ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द मेटा एनालिसिस। ओवरऑल रिजल्ट जो निकाला आपने मेटा एनालिसिस से वो कितना रोबोस्ट है उसको असेस करने का तरीका और जो है वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस है। So sensitivity analysis is a procedure which shows the extent to which the pooled effect measure varies if meta-analysis is conducted a second time with one altered criteria in the data included. Okay, so देखो यहाँ पे क्या है, sensitivity analysis is a procedure, एक procedure है, is a procedure, so it is a procedure which shows the extent to which the pooled effect measure जो आया है, right, वो varies if the meta analysis is conducted a second time, ठीक है। तो पूल्ड मेजर जो भी हमने कैलकुलेट किया है, यदि मान लो कि हम मेटा एनालिसिस को दोबारा कंडक्ट करें, सेकेंड टाइम करें और विथ वन ऑल्टर्ड क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया को ऑल्टर कर दे, राइट, जो डेटा इन द डेटा इंक्लूडेड, डेटा जो हमने लिया है उसमें से एक क्राइटेरिया को चेंज कर दें, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो बताएगा आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेकेंड टाइम एक को अल्टर करके फिर सेकेंड टाइम मेटा एनालिसिस करना है, समझ गए। एग्जाम्पल दिया, चेंज इन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द स्टडीज इंक्लूडेड और एक्सक्लूजन ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा, यदि मान लो कि उसको हटा दें, अनपब्लिश्ड डेटा को हटा दें, तो रिजल्ट पे पूल्ड इफेक्ट मेजर जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो कैसे वैरी कर रहा है, समझ गए। कोई भी एक फैक्टर को हटा दिया तो क्या वैरी करेगा, वो एनालिसिस जो होती है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस होती है, ठीक है। the reason for a sensitivity analysis is that some decisions in systematic review process may have been somewhat arbitrary। ये क्यों करना है, क्योंकि बोल रहा है कि सम डिसीजंस, जब हम सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोसेस में कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो वो कुछ आर्बिट्ररी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए डिसीजन अबाउट एज रेंज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड इन ए रिव्यू इन्वेस्टिगेटिंग द केयर फॉर एल्डरली, राइट। अब यहाँ क्या है कि एज का रेंज जो है वो, यदि आप मान लो कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एक रिव्यू है जो इन्वेस्टिगेटिंग द केयर फॉर एल्डरली, तो एज का रेंज क्या लेना है वो आर्बिट्ररी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि इसलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करना जरूरी होता है कि यदि हम इस पैरामीटर को चेंज करें, एज के रेंज को चेंज कर दें, तो क्या असर पड़ेगा, चाहे बढ़ा दें या घटा दें, तो आउटकम मेजर पे क्या फर्क पड़ेगा ये जानना जरूरी होता है। Okay, a sensitivity analysis is implemented to show whether the results are robust enough, that is not to change greatly if the meta-analysis is conducted again with a variation in the age range, right? Only including studies with the participants over age of 65 instead of studies of participants over the age of 60। यदि हम एज के रेंज को यदि चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट जो है वो यदि बहुत ज्यादा नहीं चेंज हो रहा है तो उस रिजल्ट को क्या माना जाएगा कि दिस इज रोबोस्ट, ठीक है, क्लियर। आगे चलो। इफ
द रिजल्ट्स रिमेन कंसिस्टेंट। मान लो आपने चेंज किया वेरिएबल और रिजल्ट फिर भी कंसिस्टेंट रहा, तो देन इट शोज दैट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय पोटेंशियली आर्बिट्ररी डिसीजंस in the review process, and therefore the results of the review as a whole can be viewed with more certainty. करेक्ट? मतलब यदि मान लो कि आपको बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है हर बार जब आप एनालिसिस करते हो, तो इसका मतलब कि जो आर्बिट्ररी डिसीजन जो लिया था, जैसे एग्जांपल जो दिया है एज में, उससे आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? और एज ए होल यदि देखो तो रिव्यू जो है वो का रिजल्ट जो है वो मोर सर्टेन है। देयर इज ए रेंज ऑफ डिफरेंट डिसीजन पॉइंट्स इन द रिव्यू प्रोसेस, राइट? रिव्यू प्रोसेस में कई ऐसे प्लेस हैं जहां पे हमें डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द स्टडीज एक पॉइंट है डिसीजन का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरवेंशंस एक अनदर क्राइटेरिया पॉइंट है जब हम डिसाइड करते हैं, आउटकम मेजर्स क्या रखेंगे, वो स्टैटिस्टिकल मेथड हम क्या चूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए, एटसेट्रा। तो ये वाले डिसीजन पॉइंट्स है, डिफरेंट डिसीजन पॉइंट्स है, राइट? दैट कैन गिव राइज टू ए सेंसिटिव एनालिसिस। मतलब इनको चेंज करने के कारण ये जब चेंज होंगे तो एक डिफरेंट सेंसिटिविटी का वैल्यू आ सकता है, दैट and these will vary between different systematic review naturally, right? यदि एक चेंज करके दूसरा करेंगे तो वेरी होएगा, और ये क्या करेंगे, एक सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। The above assessments are important and applicable when the studies in meta analysis are homogeneous। ठीक है, ये असेसमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और it is applicable when the studies in a meta analysis are homogeneous। ठीक है? Nevertheless, heterogeneity amongst studies in a systematic review does exist। heterogeneity भी जो होती है वो systematic review में exist होती है and needs to be considered with care। जब heterogeneity होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। If the studies are heterogeneous, one or more of the following differs between them। जब heterogeneous होता है तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिफर करते हैं एक स्टडी से दूसरे स्टडी में। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इंटरवेंशन या आउटकम मेजर्स अलग अलग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल हेटेरोजेनिटी। स्टडी डिजाइन अलग हो सकती है और रिस्क ऑफ बायस मेजरमेंट भी अलग हो सकता है, राइट? जैसे मेथोडोलॉजी, इसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल हेटेरोजेनिटी, रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट डिफरेंट होगा। तो द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ हेटेरोजेनिटी कैन रिजल्ट इन स्टैटिस्टिकल हेटेरोजेनिटी, मीनिंग दैट द स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंटिंग द इंटरवेंशन effect varies more than would be expected from the random error। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिकल हेटेरोजेनिटी जो मिलेगी उसका मतलब ये है कि जो भी इंटरवेंशन इफेक्ट में जो वेरिएशंस आ रहा है वो रैंडम वेरिएशन से ज्यादा है। ओके, देयर आर स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर एड्रेसिंग द हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी जो है कि प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, सच एज रैंडम इफेक्ट एनालिसिस है एक, which can be conducted in the statistical package। एग्जाम्पल रेफमैन एज मेंशन्ड बिफोर। तो ये जो है रैंडम इफेक्ट एनालिसिस यूज करके हेटेरोजेनिटी टाइप की स्टडीज का रिव्यू जो है हम रिपोर्ट करते हैं। इन रिव्यूज वेयर हेटेरोजेनिटी इज टू ग्रेट, यदि बहुत ज्यादा हेटेरोजेनिटी है स्टडीज में, फॉर ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो क्या है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच नोन एज नैरेटिव सिंथेसिस में भी अप्रोप्रिएट। समझिए, यदि स्टडीज में बहुत ज्यादा हेटेरोजेनिटी है तो उस केस में क्या करते हैं, नैरेटिव सिंथेसिस करते हैं।
फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डाइवर्स स्टडीज। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना है तो बता दो। नहीं, गुड, थैंक्स।